And once again, a very warm welcome to our special transmission. हम कश्मीर के हवाले से आज की ट्रांसमिशन कर रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराने से बीजेपी ने अपनी इंतहा पसंदाना सियासत को एक नया रुख दिया था। हिंदुत्व के नारे को लेकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया गया। गुजरात में सैकड़ों मुसलमानों को एक मुनज़्ज़म अंदाज में कत्ल किया गया, उनके कारोबार तबाह किए गए और गुजरात डायरेक्टली रिलेटेड है क्योंकि गुजरात ही से नरेंद्र मोदी की सियासत का आप समझें कि एक पीक हिट की थी उन्होंने। नरेंद्र मोदी ने नफरत की सियासत को हिंदू अवाम से वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया, बार बार इस्तेमाल किया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों ने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी सरकार के आगे झुक गई। इंसाफ के बजाय एक मुतासिबाना हुक्म सुनाया गया। स्टडीज हुई जिसमें यह पता चला कि किस तरीके से ना सिर्फ पुलिस के थ्रू वहां पर जमघटा खड़ा करके लोगों की तरफ से प्रेशराइज करके इस केस को बड़े लंबे अरसे तक लटकाया गया। 8 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सरबराही में 5 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच ने बाबरी मस्जिद केस का एक मुत्तफ़िक़ा फैसला सुनाया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों का दावा रद्द करते हुए मुतनाज़ा ज़मीन पर मंदिर की तामीर का हुक्म दिया। अदालत ने मुसलमानों को मस्जिद के लिए मुतबादिल जगह देने का हुक्म दिया। मुस्लिम फरीक को अयोध्या के अंदर किसी नुमाया मकाम पर मस्जिद की तामीर के लिए एक मुतबादिल 5 एकड़ ज़मीन दी जाए। अदालत ने मरकज और उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमत को हिदायत की कि वो इस मुतबादिल ज़मीन का इंतज़ाम। अदालत ने तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने का अमल गैर कानूनी था, मगर अदालत ने ये नहीं कहा कि इस अमल में जो लोग शामिल थे या इसको रिवर्स करने का क्या कोई तरीका है। पूरा फैसला मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पर दिया गया, मगर उसके बावजूद भारतीय जजों ने यह भी लिखा कि ज़मीन की मलकियत का फैसला मजहबी अकायद की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। मिल्कियत का फैसला सिर्फ कानूनी पैराओं में ही हो सकता है, मगर अफसोस सद अफसोस के ये कानूनी बुनियादें बिल्कुल खोखली हैं। फैसले में कहा गया कि महकमा आसार कदीमा के मुताबिक मस्जिद के नीचे किसी मंदिर की बाक़ियात थे और महकमे ने इसके सबूत उनको पेश कर दिए हैं, लेकिन आसार कदीमा ने यह नहीं कहा था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर इसके ऊपर तामीर की गई थी। इसका कोई सबूत, कोई शवाहिद इस हवाले से नहीं मिले। इस फैसले पर भारत के कानूनी माहिरीन ने भी सवाल उठाया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना गैर कानूनी अमल था, मगर अदालत ने हुकूमत को मस्जिद की तबाही में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई हुक्म क्यों नहीं दिया। भारत के से जो सीनियर माहिरीन हैं आसार कदीमा के, उन्होंने सरकारी महकमे की रिपोर्ट पर शदीद शकूक और तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया और कहा कि जो शवाहिद पेश किए गए हैं उनका ऑथेंटिक होने का कोई वाज़ेह सबूत नहीं है। अदालती फैसले में इस सर्वे रिपोर्ट के जो इक्तसाबात हैं वो भी नकल किए गए हैं, जिनके मुताबिक अगर ये बात साबित हो भी जाए कि इस जगह से मिलने वाली बाक़ियात किसी मंदिर ही के हैं, मगर उसके बावजूद ये राम का मकाम पैदाइश फिर भी साबित नहीं होता। आलमी माहिरीन के मुताबिक जो ये तमाम मामलात हैं इनका जो भी नतीजा निकला है वो अब हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक हिंदुत्व स्टेट की इमरजेंस की सूरत में निकल रहा है। आलमी मीडिया ने भी एक मुतासिबाना मुसलमानों के खिलाफ फैसला इसको करार दिया है। सो बाबरी मस्जिद की शहादत आज क्यों हम दोबारा इसको जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि टाइम लैप्स जरूर आया, वक्फा दिया गया, मगर ये वक्फा इसीलिए दिया जाता है ऐसे मामलात में कि सेंटिमेंट चेक किया जाए, अपने साथ लाइक माइंडेड लोगों को और पढ़ा लिया जाए और आहिस्ता आहिस्ता अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट किया जाए। सो किसी भी तरीके से बाबरी मस्जिद का गिरना, उस वक्त भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, आज नरेंद्र मोदी का राम मंदिर की बुनियाद रखना, ये किसी भी तरीके से दो अलग अलग वाक़यात नहीं है। 5 अगस्त को कश्मीर के हवाले से उनकी खुद मुख्तारी को ख़त्म करना, एक मिलिशियस अटैम्प्ट करना, वो भी इन्हीं वाक़यात की एक कड़ी है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि बाबरी मस्जिद की शहादत ने भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को एक ही दिन में सेकंड क्लास शहरी बना दिया। अब पूरे भारत में मुसलमान एक अछूत कौम बन गई है। मुसलमानों को दीवार से लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस खलीज को मजीद गहरा कर दिया है और अब भारत से मुसलमानों की शनाख्त खत्म करने की
बातें भी हो रही हैं। सो ये सूरत हाल हमें इस वक्त नज़र आ रही है और इसी हवाले से हम एक इन डेप्थ एनालिसिस भी करे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद होंगे सैफान खान साहब भी इस सेगमेंट में भी हमारे साथ होंगे। मारिया सुल्तान हमें ज्वाइन करी है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, सीनियर एनालिस्ट हैं, एंड मलिका बुखारी साहिबा फ्रॉम पीटीआई। सो आई विल स्टार्ट विद यू मारिया। इस वक्त जो हम जहाँ पर खड़े हैं, आज हमने देखा नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की बुनियाद रख दी, आगे क्या होने जा रहा है आपकी नजर में? फरिया, इस वक्त आप ये जानती हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान की जो रियासत है वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है कि जहाँ वो हिंदुस्तान के अंदर एक तकसीम हिंद की तरह की एक दोबारा सूरत हाल पैदा कर रही है। आप भी हैं साथी सिक्योरिटी रिव्यू की, तो उसके अंदर भी आपने मेरे ख्याल से जो आइंदा आने वाला इशू उसमें भी आपने बात की है इसके ऊपर कि ये जो तमाम हाल है ये एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ ये जो जंग है हिंदुत्व की और मुसलमानों की, ये इसको लोगों तक ले आए हैं। और इसका मतलब ये है कि आइंदा जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके पास बुनियादी शहरी हकूक नहीं होंगे, उनके पास ये हक नहीं रहेगा जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद है, जिसके अंदर वो दस्तखत खरीद सकेंगे, वो बुनियादी हकूक, चाहे उसमें एक फोन लेने से लेकर अस्पताल तक रसाई है या जो बुनियादी एजुकेशन या सेहत के साथ जो भी उनके हकूक हैं वो महफूज हैं। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है और जो बाकी रियासतें हैं उसके अंदर भी वो तब्दीली लेके आना चाह रहे हैं कि जहाँ वो चाहते हैं कि कोई भी रियासत एक मस्तक तौर के ऊपर एक मुसलमान रियासत ना रहे। वो हर जगह के ऊपर जो हिंदू जात के लोग हैं उनको वहाँ माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये एक पूरा सिलसिला है जो हुकूमत उनकी लीड कर रही है। उनके अदारे जो हैं इस वक्त मुंजमद हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है हिंदुस्तानी, वो भी इस बात की अक्कासी करते हैं कि जो स्टेट एज अ आप कहते हैं कि वो गारंटी होती है अपनी शहरी के लिए कि वो उनके बुनियादी हकूकों तक पहुंचाएगी, वो तमाम चीजें इस वक्त रुक चुकी हैं हिंदुस्तान में। इसका जो खमियाजा है वो हिंदुस्तान की आवाम उठाएगी, वो इस खत्ते के लोग उठाएंगे और उसके साथ साथ वो तमाम माइंड सेट है जिसके तहत जो जारहाना कार्रवाइयाँ आपको लद्दाख में नजर आई, 26 फरवरी को 2019 में नजर आई, नेपाल के साथ नजर आई, इस किस्म की सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। तो ये एक नई रियासत पैदा होने जा रही है। ये रियासत क्या मुसलमानों के खून से बनेगी एक और फैसला है, और क्या ये तकसीम हिंद को एक और तरफ लेके जाएगी ये एक और बात है। लेकिन ये बात तय है कि जिस रास्ते पे ये चल पड़े हैं इससे शिद्दत पसंदी हिंदुस्तान का मुकद्दर बन जाएगी। मारिया, आप ये अक्सर जिक्र करती हैं कि अब ये मामला हिंदुत्व की जो पॉलिसी है पीपल्स वॉर की तरफ जाएगा, और वो जाहिर उसकी बेस ये है कि नरेंद्र मोदी ने इसको या तो एक एक्सट्रीमिज्म की जंग बना दिया है जिसमें वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं अवाम को, या एक कब्जे की जंग बना दिया है। सो जो वो लोग हैं जो इस वक्त निगलेक्टेड हैं, इग्नोर्ड हैं, मगर भारत में बड़ी तादाद में मुसलमान मौजूद हैं, दीगर अक़लियतें हैं, दुनिया के अंदर आपको वो लोग नजर आएंगे जो कि गम करते हैं कश्मीर का या मुसलमानों का। सो ये लोग क्या अपने एक बंद गली में महसूस कर रहे हैं या आइंदा आने वाले दिनों में आप एक लावा पकता हुआ देख रहे हैं? देखिए फरिया, हर हुकूमत, हर जो लोग हैं, आप चाहे किसी भी तबके से उनका ताल्लुक, तो वो चाहते हैं कि उनके लिए तरक्की के मौके फराहम किए जाएं। मोदी हुकूमत ने भी ये बात की, उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व के जरिए जितने हिंदू लोग जाते हैं उनके लिए वो तमाम तरक्की के मौके फराहम करेंगे। लेकिन फर्क हिंदुत्व में और बाकी रियासतों में, बाकी हुकूमतों में ये है कि बाकी रियासतें मुख्तलिफ इक़दाम करती हैं जिसके तहत लोगों तक की हकूक के अंदर रसाई बेहतर होती है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज बनती हैं, तरक्याती प्रोग्राम होते हैं, मुख्तलिफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के साथ साथ इंडस्ट्री लगाई जाती है। लेकिन हिंदुत्व के जो आइडियोलॉजी है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो मौके हैं ये हम सिर्फ और सिर्फ इस तरह नहीं पैदा करेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो मुसलमान हैं वो दरअसल ये हक नहीं रखते, और क्योंकि वो ये हक नहीं रखते इसलिए ये तमाम हकूक जो मुसलमान और क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट हिंदुस्तान में रख रहे हैं वो तमाम के तमाम जो वसाइल हैं वो हिंदुओं को दिए जाएं। और यही वजह है कि तमाम जो मुसलमान हैं, जो तकरीबन 22 करोड़ से ज्यादा हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके तमाम हकूक ले लिए गए हैं। और ना सिर्फ उनको सेकंड क्लास सिटीजन, आपने तो बहुत मतलब जेनरस बात की कि सेकंड क्लास सिटीजन, उनसे तो बुनियादी इंसानी हक ही ले लिया गया कि जहाँ उनको हिंदुस्तान का जो लॉ है वो ये कह रहा है
کہ اگر یہ اپنی شہریت نہیں پروو کر سکتے کہ وہ ہندوستانی ہیں تو ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں ڈالا جائے گا. انہوں نے آسام میں تقریباً 12 لاکھ لوگوں کو ڈالا. اب وہ کشمیر میں یہ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد بنگلہ دیشی نژاد کے جو مسلمان ہیں یا پاکستانی نژاد کے جو مسلمان ہیں جو ان کا خیال ہے کہ تانے بانے وہاں سے ملتے ہیں, ان کو کہا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں ڈالیں گے. یعنی کہ آپ نے ان کو بے دخل بے ریاست کر دیا ایک ایسے دور میں جہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے پاس بڑے بڑے بزنس مین ہیں, یعنی وہ پراپرٹی نہیں رکھ سکیں گے. ایک خاندان ہے, اگر ایک فرد واحد کے پاس پراپرٹی ہے تو ٹھیک ہے اس کو شہریت ملے گی, لیکن اس کی اگر بیٹی ہے یا اس کے بچے ہیں اگر ان کے نام پہ کچھ نہیں ہے تو ان کو نہیں ملے گی. 12 سال کی سکونت کی جو معاہدے ہیں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں گھر میں شاید ایک فرد کے نام کے ہوں تو باقی وہ تمام لوگ خاندان کے جو ہے وہ شہریت کے حق سے محروم ہو جائیں گے. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس سے اس وقت ہندوستان کو لگتا ہے کہ شاید ڈیلی رائٹس کے بعد انہوں نے چیزوں کو کنٹرول کر لیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں کہیں نہیں جاتی. جب آپ لوگوں سے ان کے حق لے کے ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کریں گے, ان کو ان کی ذریعہ سے بے دخل کریں گے, اور آپ ایک یا دو نہیں لیکن عامات کریں گے. یعنی کہ آپ کہیں گے کہ ہم حیدرآباد نئی سٹی بنانا جا رہے ہیں, لیکن یہاں جتنے بنگلہ دیشی نژاد کے مسلمان ہیں یا جو ان کا خیال ہے کہ اس نسل سے ہیں تو ان کو حق شہریت نہیں ہے اور وہ دوبارہ اپنی شہریت پروف کریں. اور جو انہوں نے اصول رکھے ہیں وہ ناممکن ہے. وہ کہتے ہیں کہ 1982 سے پہلے تقریباً 5 سال پہلے کہ آپ شواہد دیں کہ آپ نیشنل رجسٹر فار سٹیزن کے اندر آپ کا اندراج ہوا تھا. اس کے بعد سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی باتیں کی. تو ایسی صورتحال میں ایک نئی جنگ ہندوستان کے اندر اور ایک نئی ڈیوائڈ ہندوستان میں پیدا ہو رہی ہے جو شاید اس وقت ہندوستان کی جو حکومت ہے, ہندوستان کی جو ہندتوا لیڈرشپ ہے وہ سمجھ نہیں رہی ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ مسلمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں, ان کے اندر قوت مدافعت اتنی کم ہو چکی ہے کہ ان کی طرف سے کوئی جدوجہد نہیں آئے گی. 1857 میں بھی آپ نے جدوجہد آزادی لڑی, اب آپ 2019 میں بھی یہ جدوجہد آزادی لڑیں گے جو برصغیر کے مسلمان لڑیں گے اور یہ تقسیم ہند کے اوپر ختم ہوگی. رائٹ, ویری انٹرسٹنگ انالیسس. ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے, پھر ملیکہ بخاری صاحب سے کہ ایک خطرناک جنگ ہمیں نظر آ رہی ہے ود ان انڈیا. سو پاکستان ایز اے نیبر اور ساری نظریں ہیں بھی پاکستان پر, کیا اسٹریٹجی ہے پاکستان کی اسپیشلی آن کشمیر؟ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. وقت پہ جانے سے پہلے تفصیلاً ہم نے بات کی کہ بھارت میں اس وقت کس قدر بڑا مونسٹر انلیش ہو چکا ہے. جو پالیسی ہے ہندوتوا کی وہ کس قدر خطرناک ہے, نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ خطے کے لیے, اوور آل اس دنیا کے لیے بھی, کیونکہ 2 نیوکلیئر پاورز ہیں پاکستان اور انڈیا. کشمیر ہمیشہ سے فلیش پوائنٹ رہا ہے, آپس میں جنگ لڑ چکے ہیں اس کے اوپر, اور اب جس طریقے سے بھارتی جارحیت ایک ڈیزائن کے ساتھ آگے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اس میں بہت اہم ہے کہ پاکستان کا کردار کیا ہوتا ہے. ملیکہ بخاری صاحبہ, پرائم منسٹر عمران خان بار بار نریندر مودی کی ناقصی پالیسیز کا ذکر کر چکے ہیں, مگر آپ کی گورنمنٹ آگے کیا خطرات دیکھ رہی ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے کیا آپ لوگوں کی پالیسی ہوگی؟ تھینک یو فریہ. پہلے تو آج یوم استحصال پوری پاکستانی قوم منا رہی ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یوم استحصال اس لیے آج اس کو ادا کر رہے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے, بیکاز آج ان کی شناخت کا, ان کے تشخص کا, ان کی حق خود ارادیت کا استحصال ہوا ہے آج کے دن, اور 1 سال اس کو مکمل ہو چکا ہے. اور ہم اس جنگ میں, ان کی اس آزادی کی جنگ میں, ان کی جنگ خود ارادیت کی جنگ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ہر قسم کے اخلاقی, سیاسی اور سفارتی جو سپورٹ ہے ان کو پرووائڈ کریں گے ہر مرحلے کے. پہلی بات تو یہ میں آپ کو کہہ دوں. دوسری بات یہ کہ آپ نے ہم سے پوچھا کہ کس طرح ہم کس قسم کے اقدامات اٹھائیں گے کہ ہم جو مودی کی بی جے پی حکومت کی جو ہندوتوا آر ایس ایس انسپائرڈ آئیڈیالوجی ہے, جو ان کا نظریہ ہے, ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے. دیکھیں آج انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, شائننگ انڈیا آج برننگ انڈیا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح وہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں, کس طرح, چاہے وہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ ہو, چاہے وہ ان کا نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز ہو, چاہے وہ ان کے مسلمانوں کی ریلیجس پلیسز کے اوپر حملے ہوں, چاہے وہ ان کا کشمیر کا اقدام ہو, کس طرح
वो एक टारगेटेड तरीके से मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हैं और दुनिया को हमने इससे बावर कर दिया है, हम दुनिया को उजागर कर दिया है। हमने कश्मीर का इशू दोबारा 56 ईयर्स के बाद सलामती काउंसिल के अंदर पेश किया। एक वहां पे 3 क्लोज डोर मीटिंग्स हुई, OIC के लेवल के ऊपर भी इस इशू को हमने रेस किया और हमने आलमी दुनिया को बावर किया इस बात से कि एक हिंदुस्तान इंस्पायर्ड रहनुमा जो गुजरात के पोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, आज दोबारा से हुकूमत में आके एक मुल्क के वजीर आजम बनकर मुसलमानों की नस्ल कुशी का जो एजेंडा है उसको हिंदुस्तान के अंदर लीड कर रहे हैं। तो उनका जो पर्दा था, उनके जो अज़ाइम थे, वो तो अब दुनिया के सामने आया है। अब हमने ये करना है कि हमने इस इशू को हर लेवल के ऊपर रेस करना है। हमने ये मुतालबा करना है कौम मुत्तहिदा से कि आप अपनी ही करारदादों के ऊपर अमल करवाएं, खसूसन UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 47 जो कश्मीरियों को हक खुद इरादियत गारंटी करता है और कहता है कि एक प्लेबिसिट के थ्रू ही उनका जो कश्मीर इशू है उसका आप फाइनल हल ढूंढ सकते हैं। और यही हमारा बेसिक एजेंडा है कि हम इस पे पुश करें और साथ साथ जो भी उनको इखलाकी, सिफारती और सियासी सपोर्ट चाहिए वो भी दे, क्योंकि इस मसले का हल जंग नहीं है। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम उनकी स्ट्रगल में उनके साथ हैं। हम उनका ये इशू सारे फोरम्स पे रेस करेंगे और इंशाल्लाह जिस लेवल पे आज वजीर आजम ने भी कहा कि जिस किस्म के मुश्किल वक्त से हमारे कश्मीरी बहन भाई गुजर रहे, उनकी आज़ादी अब करीब है। उन्होंने मोदी हुकूमत ने, मोदी सरकार ने उन पे कब्जा तो किया, जाबिराना कब्जा तो किया, लेकिन जो उनका नजरिया है, जो उनका आज़ादी का नजरिया है, उसको वो बंद नहीं कर पाए। और जो ये पूरा आज़ादी का जो एक मूवमेंट है उसको तूल मिली है। आज क्यों नहीं इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आज क्यों नहीं लोग जश्न मना रहे? आज स्याह दिन क्यों है? आज कश्मीरी अपने घरों में महसूर क्यों है? आज वहां पे 2 दिन का कर्फ्यू क्यों लगाया गया? अगर ये इकदाम उनको कबूल था तो इस जबरन कर्फ्यू की क्या जरूरत थी? आज तो 5 अगस्त को वहां पे जश्न होना चाहिए था, लेकिन वहां सोग है, वहां एक स्याह दिन है। कोई भी कश्मीरी उनके इस 5 अगस्त के इकदाम को नहीं मानता और हमने एक सियासी मैप जो हमने कल अनवील किया, जो हमने पाकिस्तान का नया नक्शा हमने जारी किया, उससे हमने ये बता दिया है कि इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इसको रिजॉल्व करना है कौमी मुत्तहिदा ने यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की रूह के अंदर, और ये जल्द से जल्द होना चाहिए। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है और इसके अलावा भी पाकिस्तान डिफरेंट तरीके से अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सपोर्ट करेगा, लेकिन उस नक्शे के जारी होने से एटलीस्ट हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की जो उमंगे हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, हमने उसकी तर्जुमानी कल कर दी और हमने 5 अगस्त को भी यौम इस्तेसाल का नाम दे दिया। और ये हमारा जो हमारी जो विजन है उसकी अक्कासी करता है। जनरल साहब, I'll come to you। अभी मारिया ने बड़ा तफसीलन हमें बताया था कि क्या हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। मलिका बुखारी साहबा ने अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी के हवाले से रोशनी डाली है। एक जो हम पाकिस्तान के अंदर भी एक सेंटिमेंट है कि शायद भारत वो किए चले जा रहा है और हम जो भी कर लें, जो भी रिएक्शन दें, जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है वो उससे पीछे रुकने वाला नहीं है। उसमें आप उनका डिफेंस बजट देख लें, उनके एग्रेसिव पोस्चरिंग देख लें। सो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो भारत को रोक सकता है या भारत के अज़ाइम आगे किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, आपके पहले एक चीज और कर दूं, वो ये कंसेंसस डेवलप करके मैप किया है। ये एक बहुत अच्छा कदम था। कश्मीर के मामले में की पॉलिसी के ऊपर भी एक कंसेंसस डेवलप किया जाए। ये बहुत जरूरी है कि आप ऑपोजिशन को पे ऑन ले, क्योंकि आपके पार्लियामेंट का रोल है कौम की तरफ से मुत्तफिका आपकी आवाज उठे तो वो बहुत ही इफेक्ट रखेगी। जबकि आज हाल ये है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से आवाजें आती हैं कि कश्मीर का सौदा कर दिया। ये बड़े नेगेटिव जेस्चर हैं, लेकिन लगता ये है कि यूनिटी आपके अंदर मौजूद है, खत्म करना चाहिए। दूसरी जो बात आपने
पाकिस्तान स्लोगन पे कश्मीर ले लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आप उसकी जितनी भी बातचीत है वो सुन लीजिए, जो उन्होंने नक्शा दिया या उसके बाद जो स्टेटमेंट थी वो यही थी कि जनाब अब गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल किया जाएगा, अब तो आजाद कश्मीर भी शामिल किया जाएगा। ये वो चीजें हैं जो वो शख्स करता रहा। लेकिन जब से उसकी चाइना के साथ इनका स्टैंड ऑफ हुआ है, कंफ्रंटेशन हुई है, तो उससे सिचुएशन में खासी तब्दीली आई है। ये इंडिया में बहुत सारी अब जो एनालिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं कि चाइना ने ये जो कुछ किया है उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जो यकतरफा कदम उठाया मोदी ने, ये एक ऐसा रेकलेस उसका स्टेप था जो कि चाइना ने चैलेंज किया और उसको ये उसकी हैसियत याद करवाई कि तुम इस तरह नहीं कर सकते। तो एक तो ये इशू है, मौजूद है। दूसरा ये है कि आज जो उनको जैसे राम मंदिर वाला ये किस्सा रचाना पड़ा और बड़ा फंक्शन उन्होंने किया, वो दर हकीकत अपनी कौम की तवज्जो सारी एक तरफ उसने राम मंदिर की तरफ की, जबकि पूरी दुनिया में आज एहतजाज है कश्मीर के आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की वजह से, तो वो फेस नहीं कर सका, वरना इसको सेलिब्रेट करता नजर आता। अगर ये इतनी बड़ी अचीवमेंट होती तो ये भी इधर एक पसपाई नजर आ रही है। दूसरी तरफ ये है कि इसके नताइज जो सामने आ रहे हैं, कश्मीरी तो इसको कबूल नहीं कर रहे। अगर कश्मीर स्टेबल नहीं हो रहा और पाकिस्तान ने भी बाकी दुनिया में अगर ये वादे किया है कि जनाब ये एक इलीगल काम है और इसकी वजह से हालात यहाँ बिगड़ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप इन चीजों को अगर परसू करें, अगर हुकूमत इसके ऊपर एक कैंपेन की शक्ल में आगे जाए तो ये उसको नेगेटिव इसके इम्पैक्ट ऐसे होंगे कि शायद वापस लेना पड़े। मिसाल के तौर पे जो हमने शिमला एग्रीमेंट किया है वो दो तरफा मुज़ाकरात की बातचीत है, उसमें हम क्यों नहीं उसके बारे में ऐलान करते कि जनाब शिमला एग्रीमेंट हम तो स्टिक करते थे, भारत के इस कदम की वजह से वो नल एंड वॉइड हो गया, वो अब डेड है। क्योंकि भारत ने एक यकतरफा काम किया है, जिसमें लिखा हुआ है शिमला एग्रीमेंट में कि यकतरफा काम कोई मुल्क नहीं करेगा, ये करेगा नहीं। तो ये तो उसने करके तो उसको खुद निगेट किया। अब हमें यूनाइटेड नेशन की तरफ जाना चाहिए कि जनाब दो तरफा की बात तो हो गई खत्म, क्योंकि ये आप इस माहदे के तहत हमें मशवरा देते थे कि जनाब दोनों मुल्कों को मिलकर बैठ के फैसला करना चाहिए, तो वो तो कैसा खत्म हो गया। लिहाजा या तो मोदी अपने स्टेप को वापस ले तो दो तरफा की तरफ हम तब आ सकते हैं, या मोदी साहब जो हैं वो फिर अब दो तरफा को भूल जाओ, यूनाइटेड नेशन का फैसला करें। तो आपको कोई हार्ड स्टांस लेना होगा जिससे कि आपके जो आइंदा की सोच है वो सामने आए और भारत को इसको रिकंसिडर करना पड़े, वरना तो वो मोदी तो एक तरफ चल पड़ा हुआ है। जो आपने कंसेंसस का कहा, पॉलिटिकल कंसेंसस जनरल साहब, उसमें आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन बहुत ज्यादा जाने आना है या गवर्नमेंट से कोताही हो रही है सबको इकट्ठा करने में? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी थी ऑपोजिशन के साथ, जो नहीं रखी। अगर आप वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखेंगे तो उससे ये मसला रहेगा कि ऑपोजिशन आपको किसी न किसी जगह डिच करती रहेगी। तो ये एक बड़ा जरूरी होता है पॉलिटिक्स में कि आप जो आपने काम करना वो करते रहे। अगर उनके खिलाफ आपने केसेस चलवाने हैं नैब में तो चलवाते रहे, लेकिन कम से कम एक वर्किंग रिलेशनशिप रखे ताकि पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन वगैरह का काम, या कम से कम जो नेशनल इश्यूज हैं, कश्मीर है, आपकी इकोनॉमी है, FATF का इशू है, इन चीजों के ऊपर तो आप कम से कम अपना कंसेंसस डेवलप करने में आपको आसानी रहे अगर आप एक वर्किंग रिलेशनशिप रखेंगे। फिर एक और जो चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट जहां इंडिया को आप पिंच कर सकते हैं वो ये है कि कल भूषण ने जो कुछ हमें बताया उसमें उसने पूरी मनी ट्रेल दी है, जो पैसे वो यहाँ पे बांटता रहे BLA को और दूसरे, तो आपको चाहिए कि उनको ले जाए FATF में, भारत को कम से कम डिफेंसिव पे डालें इन चीजों की वजह से, तो वो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं इस चीज के वो मल्टीप्लाई होंगे। आज पाकिस्तान को उसने डिफेंसिव पे डाला हुआ है कि हमें FATF भुगतना पड़ रहा है, जबकि हमारे खिलाफ तो सबूत कोई नहीं किसी ने दिया कि आपने ये टेरर फंडिंग की है। हमारे पास तो टेरर फंडिंग का सबूत मौजूद है, मनी ट्रेल मौजूद है उसकी, उसने सारा कुछ बताया हुआ है हमें, तो हम क्यों उस पर डिफेंसिव पे हम क्यों नहीं उसको लेके जाते भारत? तो ये वो चीजें हैं जो ये वो चीजें हैं जो आपको एक इफेक्ट दे सकती हैं जहां भारत डिफेंसिव पे चल रहा है। ठीक, भारत को डिफेंसिव पे डाला जा सकता है कह रहे हैं जनरल अमजद शोएब। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। वक्त
डॉक्टर भी जाने से पहले जनरल अमजद शोएब ने बहुत सारे मामलात, खासतौर पे 3 अहम निकात गवर्नमेंट के लिए छोड़े हैं जो मैं मलिका साहबा से पूछूंगी। लेकिन महर तार साहबा, क्योंकि ये एक तासुर है कि गवर्नमेंट क्योंकि अपर हैंड होता है तो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पर उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए। अपोजिशन की तरफ से भी शिकायत आ रही है, आपके ख्याल से यहाँ पर गवर्नमेंट से क्या कोताही हो रही है? ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये एक ऐसा इशू है, कश्मीर एक ऐसा इशू है जिसमें सारी पार्टीज़ को अपने पॉलिटिकल बाइसेस, पॉलिटिकल फाइट्स और डिफरेंसेस छोड़कर एक दूसरे हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसके लिए आई थिंक द मैच्योर थिंग टू डू वुड बी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इग्नोर करना चाहिए कि किस तरह की पैटीनेस और किस तरह की इर्रेलेवेंट बातें अपोजिशन पार्टीज़ ने की हैं या कर रहे हैं, क्योंकि आई गेस अगर ये लोग अपोजिशन में होते तो शायद इनकी तरफ से भी फ्रिवलस स्टेटमेंट्स की या इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आ सकती थी। सो बहुत ज़रूरी है कि सारी पार्टीज़ को इकट्ठा किया जाए। एंड जस्ट वन मोर थिंग कि आप क्योंकि एक ऐसा इशू है जिस पे किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप गवर्नमेंट को कश्मीर का इशू हाईलाइट कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का इंडिया पे असर हो या ना हो, द प्रेशर शुड बी देयर। उन पे सुपरफिशियली लगता है कि असर नहीं हो रहा, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो इफेक्ट करेगी। और दूसरा एक और इशू जो पाकिस्तान को कॉन्स्टेंटली इंटरनेशनल फोरम्स पे और यूनाइटेड नेशंस के सामने हर वक्त रखना चाहिए, वो LOC वायलेशंस का है। क्योंकि LOC की वायलेशंस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि फौजी हवाई फायरिंग कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, हर दूसरे दिन पाकिस्तान में लोग मरते हैं। क्लियर नहीं आ रही है, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगी इसको ठीक करने की कोशिश करें, बट आई गेट द पॉइंट। आई विल कम टू यू मलिका साहिबा। जो बात जनरल साहब ने कही कि क्या आप समझते हैं कि इस मामले पे अगरचे आपने अपनी पॉलिसी बताई है, बाकी तमाम लोग भी आपके साथ होते, जैसे कि कल हमने नक्शे के हवाले से देखा, तो ज्यादा पावरफुल मैसेज आए? जी देखिए, फरिया बिल्कुल सही निशानदेही कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो नेशनल नौयत के होते हैं, जो नेशनल इश्यूज होते हैं, उनको अपनी पर्सनल सियासी जो हमारी सियासी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी सियासी प्रायोरिटीज़ हैं, तरजीहात हैं, उनके ऊपर फोकियत हासिल होनी चाहिए। इसी तरह जो कश्मीर का इशू है, इस इशू को बाय पार्टिजान होना चाहिए। ये एक नेशनल इशू है, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, कश्मीर का इशू हम सब के लिए अहम है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, हमें इसको एक नेशनल इशू की तरह बिल्कुल ट्रीट करना चाहिए। जिस तरह नक्शे के इशू के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिटिकल सियासी लीडरशिप ने, कश्मीर लीडरशिप ने और काबीना ने मिलकर एक नक्शे का अप्रूवल दिया, इसी तरह हमें बारहा हमेशा इस इशू के ऊपर एक कलेक्टिव यूनाइटेड फ्रंट पेश करना चाहिए। पार्लियामान के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज ने दीगर करारदाद कश्मीर के ऊपर पास की, आज सेनेट के अंदर भी मुतफक्का करारदाद पास हुई। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस इशू के ऊपर एक साथ नहीं है, लेकिन इस किसी भी किस्म के सियासी जो हमारे कमेंट्स हैं कश्मीर के ऊपर, उनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए। और हमारी यही गुजारिश होगी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, मोहतरम अपोजिशन पार्टी से, कि आप हर इशू के ऊपर ज़रूर सियासत कीजिए, लेकिन कश्मीर को अपनी सियासत से अलग कर लीजिए। और इसके ऊपर हमारे साथ जिस तरह आप आज हमारे साथ मुत्तफिक हुए नक्शे के इशू के ऊपर, इसी तरह आगे जाकर हमारे साथ एक मुत्तफिक लाए अमल कश्मीर के ऊपर। बिल्कुल खत्म हो रहा है, लास्ट 20 सेकेंड्स। मारिया, अब इफ यू कैन हियर मी, क्या हम समझ सकते हैं कि मसला कश्मीर